हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड। दोस्तों मैं कुलजीत फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जाम बोर्ड में। दोस्तों ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों ये क्लास यूपीएससी पीसीएस यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्लास में हम आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास काफी सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो इम्पोर्टेंटनेस की ये है 8th शेड्यूल जो हमारे संविधान में है, अनुसूची 8वीं जो भाषाओं से संबंधित है, उसके ऊपर कहते हैं टुल्लू भाषा को जोड़ने के ऊपर। ठीक है दोस्तों। और ये है एग्जिट इराक, मतलब इराक के लोगों ने ईरान के हमले के बाद इराक के लोग मंत्री वगैरह कुछ नहीं है, और वहाँ पे जो अमेरिकी सैनिक टुकड़ियां हैं उसको बाहर भेजना चाहते हैं। तो ये उसके ऊपर आर्टिकल है। शुरुआत करते हैं हमारे आर्टिकल से। दोस्तों सबसे पहले करेंगे भाषा के ऊपर विवाद। भारत के ऊपर ही करेंगे ना। तो मेरे दोस्तों एक केस फॉर इंक्लूडिंग टुल्लू इन द इंग्लिश शेड्यूल, एक केस फॉर इंक्लूडिंग टुल्लू इन द इंग्लिश शेड्यूल। देखिए टुल्लू एक भाषा है, ठीक है। ये कहाँ बोली जाती है? टुल्लू भाषा कर्नाटक के तटीयवर्ती इलाके जो कि कोस्टल एरिया के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर केरला की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट द्रविडियन भाषा है और कुछ बुक्स में भी इनका काफी अच्छा विशाल होने का उल्लेख है। तो कर रहे हैं हम बात, शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार। दोस्तों बात की जा रही है कि 2001 के सेंसस जो हुआ था उसके अनुसार इंडिया में 30 भाषाएं ऐसी हैं जो कि कम से कम मिलियन पीपल ईच के द्वारा बोली जाती है, मोर देन मिलियन पीपल। 122 भाषाएं ऐसी हैं जो कि 10 से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं, और 1599 भाषाएं ऐसी हैं जो कि भाषाओं के डायलेक्ट, ठीक है, भाषाओं की भाषाएं होती है ना। तो यहाँ पे कहते हैं इंडिया मस्ट अकोमोडेट प्लेथोरा ऑफ लैंग्वेजेस इन इट्स कल्चरल डिस्कोर्स। कल्चरल डिस्कोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus में इन सारी लैंग्वेज को जरूर जोड़ना चाहिए ताकि जो ये विलुप्त होने की कगार पर बहुत सी भाषाएं पहुंच चुकी हैं उनको बचाया जा सके। तो दोस्तों बात की जाती है आर्टिकल 29 की संविधान के। यहाँ पे वो कहते हैं कि हर देश के नागरिक को हक है कि वो अलग अलग प्रकार की भाषा का, स्क्रिप्ट का और कल्चर का बचा के रख सकता है, राइट टू कंजर्व। ठीक है दोस्तों। पर बॉर्डर कहते हैं कंजर्व की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और कल्चर के ऊपर, सिटीजंस के ऊपर और स्टेट के ऊपर दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है। ना तो केवल राज्य सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है, ना केवल नागरिक, दोनों की बराबर रिस्पांसिबिलिटी है कि वो बचा कर रखे विभिन्न लैंग्वेजेस को, स्क्रिप्ट और कल्चर। ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीकर, हजारों स्पीकर्स हैं। वो कहते हैं कि अगर लीजियन ऑफ लैंग्वेज की बात है इंडिया में तो 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको ब्लू आइज से देखा जाता है कि जिसको शेड्यूल 8 में संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। तो कहते हैं पर ये भाषाएं केप्ट आउट ऑफ दिस फेवर्ड पोजीशन, पर बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो डिजर्व करती है लेकिन फेवर्ड पोजीशन ज्यादा है। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं संस्कृत वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा 8वें शेड्यूल में दी गई है, लेकिन ये केवल 24,820 लोगों द्वारा बोली जाती है 2011 के सेंसस के अनुसार। और मणिपुर की भाषा की बात करते हैं, मणिपुर जो कि 8वें शेड्यूल में है, ये 17,61,000 लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन फिर शेड्यूल में है। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो शेड्यूल में नहीं रखी गई, लेकिन बोलने में वो कई गुना ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, जैसे कि बिलोदी ये कम से कम 1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, गोंडी ये कम से कम 29 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है, गारो ये कम से कम 11 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ऐसे और भी कई भाषाएं हैं। टुल्लू भाषा एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल आ जाती है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें भाषा के ऊपर पक्षपात की बात कर रहे हैं। यार ये कह रहे हैं कि टुल्लू एक द्रविडियन लैंग्वेज है। दो तरह की लैंग्वेज होती है हमारे देश में। एक तो इंडो आर्यन, मतलब नॉर्थ के एक हमारा देश में एक उत्तर है, एक दक्षिण है। उत्तर और दक्षिण को दो बांट के इंडो आर्यन लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे उत्तर भारत की रहेगा और साउथ की लैंग्वेज आती है मलयालम, कन्नड़, तेलुगु। तो ये सब भाषा है द्रविडियन। ठीक है दोस्तों। कहते हैं द्रविडियन फैमिली जो साउथ द्रविडियन भाषाओं की फैमिली है, ये उसकी बहुत मुख्य भाषाओं के अंदर आ जाती है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कर्नाटक और केरला के कोस्टल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कासार डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड, जो कासार डिस्ट्रिक्ट है केरला की, उसको कहा भी जाता है सप्त भाषा संगम भूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पे वो कहते हैं कि तुलु भाषाओं among the 7 languages सेंसस रिपोर्ट कहती है कि 18,46,427 नेटिव स्पीकर्स हैं तुलु में, तुलु भाषा बोलने वाले भारत में। तुलु स्पीकिंग पीपल लार्ज है मणिपुरी भाषा और संस्कृत भाषा से, तो इसका मतलब बचाने की जरूरत है और 8th शेड्यूल में डालने की जरूरत है। रॉबर्ट कार्डवेल जिन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है एक कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में कहा है कि तुलु एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड बहुत ही विकसित भाषा है द्रविडियन फैमिली, जैसा कि बताया कि गवार फैमिली है, एक द्रविडियन फैमिली है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रेजेंट डे आज के दिन में जो तुलु भाषा है वो मेजॉरिटी आर कन्फाइंड वो तुलु नाडु के मेजॉरिटी उसके आसपास ही रहती है, जैसे कि कर्नाटका के एरिया में या केरला के एरिया में, कोलाला के उडुपी में आती है, कन्नड़ा में आती है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं कि देखिए एट प्रेजेंट अगर इस वक्त बात की जाए हमें क्या फायदे होंगे इसको 8th शेड्यूल में जोड़ने से। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो तुलु इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, कहीं पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर एफर्ट किए जाए और तुलु को 8th शेड्यूल में डाला जाता है तो ये 8th शेड्यूल की भाषा तुलु एक तो रिकॉग्नाइज हो जाएगी साहित्य अकादमी द्वारा, दूसरा तुलु भाषा को दूसरी बुक्स के दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगेगा और जो तुलु बुक्स हैं, और तीसरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए हैं वो भी तुलु भाषा में बोल सकेंगे पार्लियामेंट के अंदर या फिर विधानसभाओं के ऊपर हमारे उन राज्यों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम, वहां पर तुलु भाषा बोली जाती है। जो येलुलु प्रोक्लेमेशन है, देखिए येलुलु प्रोक्लेमेशन है क्या, ये एक चाइना से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। येलुलु प्रोक्लेमेशन देखिए ये की गई थी यूनेस्को द्वारा, जिसमें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना 2018 में कहता है कि द प्रोटेक्शन प्रमोशन प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, अगर भाषा की विविधता है उसको बचाना हेल्प करता है, एक सोशल इंक्लूजन बढ़ाता है, पार्टनरशिप बढ़ाता है और जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी को कम करता है। बहुत सारे भाषा बोलने वाले एक ही जगह पर रहने वाले लोग, जैसे पंजाबी बोलने हुए अगर एक भाषा के साथ तो बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एग्जांपल बोल रहा हूँ, इंडिजिनियस लैंग्वेजेस को फायदा मिलेगा, नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज डायलेक्ट्स को टू रिसीव एजुकेशन इससे बढ़ेगी, सोशल इंक्लूजन जैसा कि मैंने बोला, सोशल सिग्निफिकेंस बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों, कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट होगी, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोटेक्ट होंगी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चर भी आता है। तो ये येलुलु प्रोक्लेमेशन है, इंडिया से कहते हैं ये यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है इंडिया, और ऐसा डिजर्विंग लैंग्वेज जो कि इक्वल फुटिंग रहता है इंडिया में प्रमोट करेगा सोशल इंक्लूजन और नेशनल सॉलिडारिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी कम होगी क्योंकि हम इसी येलुलु प्रोक्लेमेशन से बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सर्विंग लैंग्वेज में जो 8th शेड्यूल है सस्टेनेबिलिटी मटेरियलाइज द प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एम्बल, ठीक है दोस्तों। तो मतलब एक बहुत सारे जो येलुलु प्रोक्लेमेशन वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा, लेकिन सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब चलते हैं हमारे एग्जाम पर। जैसा कि हमने किया, जैसा कि पता चल रहा है कि ईरान ने अमेरिका ने ईरान के जनरल को सुलेमानी को हवाई हमले में उड़ा दिया। लेकिन उसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इराक की पार्लियामेंट में क्या है, देखिए इराक की पार्लियामेंट में एक ईरान की बात हो रही है अभी तक, जो जनरल मारा है वो ईरान देश का मारा है और इराक देश का अलग देश है, सबको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है इराक की, वो कहते हैं इराक के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सांसद है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन को फेवर किया, समर्थन दिया, जो रेजोल्यूशन कहता है कि अमेरिकन ट्रूप्स को इस देश से छोड़कर जाना होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म वैसे ईरान के जनरल मारे सुलेमानी उसके बाद रहा है, लेकिन जो आउटकम आया वोट का वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लॉ मेकर्स बहुत सारे प्रेशर के अंदर थे, पब्लिक द्वारा, दूसरा मिलिशिया द्वारा, जिसके ऊपर मिलिशिया के ऊपर यूएसए ऑलरेडी किलिंग अटैक्स कर रहा है। यूएस के ट्रूप्स है इराक में, वो इराकी गवर्नमेंट के बुलाने पर आए थे, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट के साथ वॉर लड़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उन्होंने एयर स्ट्राइक की इलाकी मिलिशिया के ऊपर भी, ठीक है, और उसके लिए बगदाद की गवर्नमेंट की अप्रूवल भी नहीं, तो इससे ट्रिगर हुआ पब्लिक प्रोटेस्ट ट्रिगर हुआ, इससे जो सीज हो गई अमेरिकन एम्बेसी लास्ट वहां पर। तो वहां पे कहते हैं कि ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन बन चुकी है, और ऊपर से घी का काम किया जो सुलेमानी का
किलिंग की सरकार द्वारा, यूएस की गवर्नमेंट द्वारा, जो आर्मी द्वारा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो गुस्सा था इराकी लॉ मेकर्स ने, तो यूएस के ऊपर एक्शन लिया और कहा कि देखिए आप जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक नारा दिया, अमेरिका आउट, बगदाद रिमेन फ्री बिफोर द वोटिंग। पार्लियामेंट इटसेल्फ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है फॉरेन ट्रूप को बाहर भेजने की, लेकिन इस रेजोल्यूशन के द्वारा वो एग्जीक्यूटिव को एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इराकी प्राइम मिनिस्टर जो कि अदील जो उन्होंने भी कंडेम किया किलिंग ऑफ सुलेमानी की, और स्टेट करता है एम्बिगुअसली दैट इट इज टाइम फॉर अमेरिका टू गो होम। अमेरिका का टाइम आ गया घर जाने का। तो उन्होंने अपने जो लीगल प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया है। इराक वैसे तो यूएस का बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि अभी कह रहा है कि भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ देश में मिलकर ऑलरेडी। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन किसी को जो सब कुछ हो रहा है किसी और के ऊपर ब्लेम दे सकती है, ये सेटबैक उन्हीं के कारण आया है। लेकिन जो पुश आया है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो किसी के सुनने के मूड में नहीं है। ठीक है, उन्होंने वैसे ही ईरान को धमकी दे दिया कि हम आपके ऊपर एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्चा है वो डालेंगे अगर आप हमारे ट्रूप बाहर निकालते हैं, प्लस हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे बड़े खतरनाक, ईरान से ज्यादा घातक। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब स्थिति और बुरी हो सकती है क्योंकि थ्री कॉर्नर क्राइसिस चल रहा है, यूएस से ईरान इराक वाला। ठीक है, अब मिस्टर ट्रम्प को रिस्पांसिबिलिटी बनती है टुडेस सिचुएशन। His decision to pull the US out of function Iran deal was a trigger, क्योंकि उसने जो ईरान की न्यूक्लियर डील से बाहर आई, ये ट्रिगर का काम हुआ। अब यूएस ने रीइंपोज कर दिए ईरान के ऊपर सैंक्शंस, और जो उसके साथ वाले सिग्नेटरी यूएसए के साथ, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया, हालांकि बस स्टेटमेंट्स देते रहे। हालांकि उनको चाहिए था कि कुछ दमदार स्टेप्स लेते, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन, रशिया, ईरान को अपने सारे चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स को मोबिलाइज करना चाहिए, और जो भी ये वॉर लाइक सिचुएशन बनी है उसको कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, और एक ऐसे कर पहुंचना चाहिए जिसमें सभी का म्यूचुअल बेनिफिट हो और पब्लिक का बेनिफिट। ठीक है दोस्तों, तो यही पर हमारे आज की क्लास पूरी होती है। दोस्तों के साथ में एग्जाम में आने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों घोषणा नीचे लिंक दिया गया है एग्जाम ऐप और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी जो एग्जाम पूरी क्लासेस हैं उनको लीजिए, जो कि आपके लिए सस्ते दरों में बेस्ट टीचर्स के साथ दी जा रही है, बेस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।